नमस्कार। आज हम पारंपरिक भारतीय आभूषणों की दुनिया में एक कह सकते हैं गहरी डुबकी लगा रहे हैं। हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट है जिसका टाइटल है भारतीय आभूषण, सूची और नाम। और इसमें सिर से पैर तक पहने जाने वाले गहनों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। तो आज हमारा इरादा सिर्फ इन नामों को पढ़ने का नहीं है, बल्कि ये समझने का है कि ये नाम हमें उस जमाने की कला, संस्कृति और शायद लाइफस्टाइल के बारे में क्या कुछ बता सकते हैं। ये लिस्ट अपने आप में ही काफी दिलचस्प है। तो चलिए इसको जरा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल, ये लिस्ट सिर्फ नाम नहीं बताती, ये एक तरह से ये दिखाती है कि शरीर के लगभग हर हिस्से को सजाने की हमारी परंपरा कितनी रिच रही है। हर नाम के पीछे कोई कहानी, कोई डिजाइन, कोई मतलब छिपा हो सकता है। देखते हैं ये नाम हमें कहाँ तक ले जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सिर और माथे यानी मस्तक के गहनों से। लिस्ट में नाम है शीश फूल, मेमद, साकली, बोरलो, जिसे बोर भी कहते हैं, सिरमांग। शीश फूल नाम से लगता है कि सिर पर कोई फूल जैसा गहना होगा। हाँ, शायद। लेकिन मेमद या साकली, ये नाम तो मैंने भी कम सुने हैं। सही कहा। शीश फूल या सिरमांग, जो मांग टीके जैसा होता है, वो तो फिर भी जाने पहचाने लगते हैं। पर मेमद या साकली, हो सकता है ये किसी खास इलाके या समुदाय के गहने हों, जिनका डिजाइन या पहनने का तरीका थोड़ा अलग हो। अच्छा। लिस्ट में रखड़ी का जिक्र है, सुहाग का प्रतीक के तौर पर। ये एक इम्पोर्टेंट सोशल मार्कर है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। और एक नाम है टिड्डी भलकू, ये क्या चीज होगी? हाँ, टिड्डी भलको नाम तो वाकई अजीब है। क्या पता टिड्डे जैसा दिखता हो या माथे पर किसी खास जगह, मतलब साइड में या कहीं पहना जाता हो, कौन जाने। सही बात है, उत्सुकता तो जगाता है ये नाम। इसी लिस्ट में आगे फीणी और तावित का भी जिक्र है। सिर के गहनों में तावित तो हम अक्सर गले में या बाजू पर देखते हैं प्रोटेक्शन के लिए। सिर पर तावित? बिल्कुल संभव है। सिर पर तावित का उल्लेख इसे खास बनाता है ना। और फीनी नाम भी नोट करने वाला है, क्योंकि ये आगे नाक के गहनों में भी आएगा। ओह, अच्छा। हाँ, तो हो सकता है फीणी किसी गहने का नाम ना होकर किसी खास तरह की कारीगरी या बनावट के लिए इस्तेमाल होता हो, जैसे कोई जालीदार या बहुत बारीक काम। हो सकता है। लिस्ट में गोफण और टिकी यानी बिंदी का भी जिक्र है। तो ये पूरा सिर और माथे का श्रृंगार कवर हो गया एक तरह से। ये दिखाता है कि सिर को सजाने पर कितना ज्यादा ध्यान था। बिल्कुल। सिर के बाद अब कानों पर आते हैं। जी। यहाँ भी सजावट के तरीके कम नहीं हैं। जी। लिस्ट देखिए, कर्णफूल, झुमका, बाली, पीपल पत्रा, सुरुलिया, लूंग, टोंटी, अंगूठियां, उगनियां, कुंडल, टॉप्स, कई नाम हैं। हाँ, झुमका, बाली, टॉप्स तो आज भी बहुत कॉमन है। हाँ, वो तो है, लेकिन पीपल पत्रा या सुरलिया, ओगनिया, ये थोड़े अलग हैं। देखिए, पीपल पत्रा से तो साफ लगता है कि इसका शेप पीपल के पत्ते जैसा होगा, मतलब नेचर से इंस्पायर्ड डिजाइन। अच्छा। कर्ण फूल भी शायद फूल के आकार का। सुरलिया नाम सुनकर लगता है जैसे इसमें आवाज होती होगी, शायद छोटे घुंघरू लगे हों। हाँ, हो सकता है। और ओगनिया या अंगोटियां, ये नाम वाकई कम सुने हैं। हो सकता है ये कान के किसी खास हिस्से के गहने हो, जैसे कान का ऊपरी हिस्सा, हेलिक्स जिसे कहते हैं, या कान के पीछे पहनने वाले। इसी लिस्ट में छेला, जमेला, कोकरू और ओखरी भी हैं। मतलब सिर्फ कान के लिए इतने सारे नाम? यही तो ये दिखाता है कि डिजाइन में, स्टाइल में, पहनने के तरीके में कितनी वैरायटी रही होगी। कुछ रोज पहनने के लिए, कुछ खास मौकों के लिए। और अलग अलग मेटल, स्टोन्स, मीनाकारी वगैरह से बनते होंगे। बिल्कुल। और ये भी देखिए, लूंग का जिक्र आगे पुरुषों के कान के गहनों में भी है। हाँ। तो इसका मतलब या तो कुछ डिजाइन कॉमन थे, या फिर पुरुषों और महिलाओं के लिए स्टाइल अलग अलग होते थे, पर नाम एक ही था। सही बात। अच्छा, अब आते हैं नाक के गहनों पर। नथ, लौंग, कांटा, ये तो हाँ हम जानते हैं, पर लिस्ट यहां खत्म नहीं होती। इसमें चूनी, चोप, बारी, बेसरी, बुलाक, भोगली, भंवरकड़ी, फीणी और लटकन जैसे नाम भी हैं। यहां भी वैरायटी कमाल की है। हाँ, और नाक के गहनों का महत्व तो अक्सर सिर्फ सुंदरता से ज्यादा होता है ना। हाँ, बिल्कुल। कई भारतीय कल्चर्स में नथ शादीशुदा होने का प्रतीक रही है। बुलाक एक खास तरह का गहना था जो नाक के नीचे वाले हिस्से सेप्टम में पहना जाता था। अब उतना कॉमन नहीं है। अच्छा, सेप्टम वाला। हाँ, भंवरकड़ी नाम से लगता है कि गोल या घुमावदार डिजाइन होगा। बारी या चोप शायद साइज या मोटाई बताते हों। और फीणी
फिर से आ गया। हाँ, फीनी का यहाँ दोबारा आना इस बात को और पक्का करता है कि ये शायद किसी बनावट या कारीगरी से जुड़ा शब्द है। पर अब जो सेक्शन आ रहा है, एक्सपर्ट, वो तो सच में चौंकाने वाला है। कौन सा? दांतों के आभूषण लिस्ट में रखन का जिक्र है। मतलब दांतों में सोने की पत्ती लगवाना और चूप, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना। अब आप बताइए, ये तो मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सच में ये तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। ये दिखाता है कि खुद को सजाने का कॉन्सेप्ट कितना फैला हुआ था। शरीर का शायद ही कोई अंग छोड़ा हो। सही कहा। और ये सिर्फ फैशन नहीं रहा होगा, शायद ये अमीरी दिखाने का या सोशल स्टेटस का या किसी खास परंपरा का बहुत ही, क्या कहते हैं, मुखर प्रदर्शन रहा होगा। और सोचिए जरा, चूप जैसी चीज को दांतों के बीच जड़ने के लिए किस लेवल की कारीगरी और तकनीक चाहिए होगी। हाँ बिल्कुल, ये सोचना ही हैरत में डाल देता है। खैर, दांतों से अब गले की तरफ चलते हैं, और यहाँ तो नामों की जैसे बारिश हो रही है। हाँ, कंठी या कांठला, गलपटियो, हालरा, झालरा, मादलिया, तिमड़िया, लॉकेट, टेवटा, सरी, तुलसी, बजट्टी, हंकर, हंसली खुंगाली, हमेल, कंठार, चंद्रहार, हंसहार, रानीहार, निबोरी। लिस्ट तो पढ़ते पढ़ते सांस फूल जाए। हाँ, बहुत लंबी लिस्ट है। और इसमें खास बात यह है कि कई तरह के हिंट मिलते हैं, जैसे तुलसी या रामनवमी जो लिस्ट में अलग से मेंशन्ड है। हाँ, रामनवमी भी है। ये नाम सीधे सीधे धार्मिक कनेक्शन दिखाते हैं। मादलिया भी अक्सर तावीज की तरह ही होता है। सही। फिर मटर माला, मुक्त माला यानी मोतियों की माला, चंद्रा माला जैसे नाम है जो उनके डिजाइन या मटेरियल की तरफ इशारा करते हैं, जैसे मटर के दाने जैसे मोती या चांद के शेप वाले पेंडेंट। हाँ, और कुछ नामों से तो उनकी भव्यता का अंदाजा लगता है, जैसे कंठार, चंद्रहार, हंसहार, रानीहार। बिल्कुल। ये नाम सुनते ही लगता है कि ये भारी और बड़े विस्तृत गहने होंगे। लिस्ट में ठुस्सी का भी जिक्र है, जिसे नेकलेस से बड़ा बताया गया है। ये क्या होता होगा? ठुस्सी अक्सर गले से ज्यादा चिपका हुआ एक चौड़ा पट्टा जैसा होता है, नेकलेस से ज्यादा कवर करता है गला। अच्छा, चोकर जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही, पर शायद ज्यादा पारंपरिक डिजाइन का। और फिर थमड़ियों, थैड़ियों, आड़, मूंठिया, पोत, चंपाकली जैसे और भी कई नाम हैं। ये वैरायटी दिखाती है कि गले के गहने शायद लेयर्स में पहने जाते होंगे या अलग अलग लंबाई और डिजाइन के होते होंगे। कुछ एकदम गले से चिपके हुए जैसे हंसली। हाँ, और कुछ सीने तक लंबे जैसे रानीहार। कुंदन का भी जिक्र है, जो कि ज्वेलरी बनाने की एक खास तकनीक है। सही। गले के बाद अब बाजू की बात करते हैं। यहाँ लिस्ट में है बाजूबंद, टड्डा अनंत, बट्टा और नवरत्न। बाजूबंद तो नाम से ही क्लियर है। नवरत्न भी समझ आता है, 9 खास रत्न लगे होंगे जिनका ज्योतिष में भी महत्व होता है। बिल्कुल। बाजूबंद अक्सर पावर, स्टेटस या गुड लक से जुड़े होते हैं, और इन्हें मर्द और औरतें दोनों खास मौकों पर पहनते थे। टड्डा या अनंत जैसे नाम शायद किसी लोकल या ट्रेडिशनल डिजाइन के लिए हों। बट्टा नाम थोड़ा क्लियर नहीं है, हो सकता है ये किसी खास गोल या चपटे शेप के लिए यूज होता हो। अब आते हैं हाथ की कलाई पर। चूड़ियां और कंगन तो हैं ही, साथ में गोखरू, गजरा भी हैं, लेकिन कुछ स्पेशल नाम भी हैं, जैसे मौकड़ी जिसे लाख की चूड़ी बताया गया है। हाँ, लाख की चूड़ियां। फिर बंगड़ी जो शायद चूड़ी का ही एक टाइप है, चांट पूछिया या पोंचिया, हथपान, हथफूल, बल्लिया जिसे हाथी दांत या रबर की चूड़ी बताया गया है, और नौगरी। यहाँ मटेरियल की वैरायटी देखिए। मौकरी यानी लाख की चूड़ियां जो राजस्थान और गुजरात में आज भी बहुत पॉपुलर हैं। हाँ बिल्कुल। बल्लिया का हाथी दांत या रबर से बनना भी इंटरेस्टिंग है। ये दिखाता है कि गहने शायद हर वर्ग के लिए थे, महंगी धातुओं से लेकर आसानी से मिलने वाले मटेरियल तक। हाथी दांत शायद रॉयल क्लास से जुड़ा हो, और रबर शायद बाद के टाइम का या आम लोगों का ऑप्शन रहा हो। और ये हथपान या हथफूल, ये सिर्फ कलाई तक सीमित नहीं लगते। सही पकड़ा। हथपान या हथफूल पूरे हाथ के पंजे को कवर करने वाला गहना होता है। अच्छा। हाँ, कलाई के बैंड से शुरू होकर 5 उंगलियों की अंगूठियों से जुड़ा होता है। बहुत ही सुंदर और डिटेल्ड गहना है ये, आज भी शादियों वगैरह में पहना जाता है। वाह। गोखरू भी एक खास तरह का कड़ा होता है जिसमें थोड़े उभार या कांटे जैसे डिजाइन होते हैं, और नौगरी नाम शायद कोई खास पैटर्न हो या जिसमें 9 लड़ियां हों। कलाई के बाद अब उंगलियों की बारी।
यहाँ दामड़ा, मुंदड़ी, जिसे बीटी अंगूठी भी कहते हैं, हथपान, छड़ा और अरसी यानी अंगूठी की अंगूठी का जिक्र है। मुंदड़ी या अंगूठी तो कॉमन है, लेकिन ये दामड़ा क्या चीज है? दामड़ा अक्सर 2 या 3 उंगलियों को एक साथ कवर करने वाला या फिर एक साथ पहनी जाने वाली कई अंगूठियों का सेट होता है। ओह, अच्छा। छड़ा शायद कोई मोटी भारी अंगूठी हो या उंगली में पहनने वाला कोई कड़ा टाइप। और अरसी, अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी, ये बहुत खास है। हाँ, अंगूठे की अंगूठी। जी, इतिहास में देखें तो कुछ अरसियों में एक छोटा सा शीशा मतलब मिरर भी जड़ा होता था। शीशा अंगूठी में? हाँ, ताकि महिलाएं चुपके से अपना चेहरा देख सकें या पीछे कौन है ये देख सके। अरे वाह, ये जानकारी तो वाकई बड़ी रोचक है। अच्छा, अब कमर पर आते हैं। लिस्ट में महिलाओं के लिए कंदोरा, करघनी, कणकती, तगड़ी, जंजीर ये नाम हैं। ये सब कमरबंद के ही अलग अलग टाइप लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये कमरबंद ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस जैसे साड़ी या लहंगे का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। ये सिर्फ ड्रेस को संभालते नहीं बल्कि कमर को और सुंदर भी दिखाते हैं। तगड़ी नाम से ही लगता है कि ये मजबूत और शायद भारी, चौड़ा डिजाइन होगा। हाँ, सही। कनकती या करघनी शायद ज्यादा डेलिकेट, पतली जंजीर जैसी होती होंगी। इनका इस्तेमाल डांस में भी बहुत होता है, जहां ये मूवमेंट के साथ हिलती हैं। अच्छा, कमर से नीचे अब पैरों की तरफ चलते हैं। यहाँ भी लिस्ट कम लंबी नहीं है। पायजेब, आंवला, घुंघरू, नेवरी या नेवर, नुपुर, कड़ा, पायल, तेघड़, रमझोल, लंगर जिसे तोड़िया भी कहते हैं, झांझर। कई नामों से तो आवाज का एहसास हो रहा है, जैसे घुंघरू, रमझोल, झांझर। बिल्कुल, पैरों के गहनों में साउंड का एलिमेंट अक्सर बहुत जरूरी होता है ना? खासकर पायल और घुंघरू में। हाँ, लिस्ट में झांझरियां, पैंजनी का भी जिक्र है, जिसे पांव में पहने जाने वाली पतली घुंघरुओं की सांकली बताया गया है। ये चलने पर एक मीठी सी आवाज करते हैं, जो कि फेमिनिनिटी और इंडियन क्लासिकल डांस का एक अहम हिस्सा है। रमझोल भी भारी घुंघरुओं वाली पायल होती है, जो अक्सर फोक डांस में पहनी जाती है। और ये आंवला, कड़ा, लंगर, तोड़िया, तेघड़ जैसे नाम, ये शायद भारी और सॉलिड टाइप के कड़े होंगे पैरों के। हाँ, लगता तो यही है। आंवला नाम शायद आंवले के फल जैसे गोल उभार वाले डिजाइन की वजह से हो सकता है। कड़ा और लंगर यकीनन भारीपन और मजबूती दिखाते हैं। ये ज्यादातर चांदी के होते थे और रोजमर्रा में भी पहने जाते थे। नेवरी या नुपुर जैसे शब्द पुराने साहित्य में भी मिलते हैं, जो दिखाता है कि ये कितने पुराने हैं। और अब बिल्कुल आखिर में पैर की उंगलियों के गहने। यहाँ बिछुड़ियां, बिछिया का जिक्र है, जिसे फिर से सुहाग का प्रतीक बताया गया है। हाँ, फिर से। इसके अलावा गोर, पगपान, फुलरीपुर्रा, अनवट, अनोटा जैसे नाम भी हैं। यहाँ ये पैटर्न देखिए, सिर पर रखड़ी और पैर की उंगली में बिछिया, दोनों को सुहाग की निशानी बताया गया है। हाँ, ये बात तो है। ये दिखाता है कि मैरिटल स्टेटस दिखाने के लिए शरीर के ऊपर और नीचे दोनों हिस्सों को इम्पोर्टेंट माना जाता था। बिछिया आमतौर पर पैर की दूसरी उंगली में पहनी जाती है। पगपान नाम हथपान जैसा लग रहा है ना? शायद ये पैर के पंजे को उंगलियों से जोड़ने वाला कोई गहना हो सकता है। और फूलरी, गौर, अनवट, अनोटा ये खास डिजाइन या शायद पैर के अलग अलग उंगलियों के लिए होंगे, जैसे अनवट अक्सर अंगूठे के लिए होता है। अच्छा। एक बात और नोटिस करने वाली है, ये लिस्ट सिर्फ महिलाओं के गहनों तक ही सीमित नहीं है। इसमें पुरुषों के कान के गहनों का भी साफ जिक्र है। लौंग या लूंग, मुर्कियां, बालियां, छलकड़ी, झालें। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। यह हमें याद दिलाता है कि गहने पहनने की परंपरा भारतीय पुरुषों में भी उतनी ही गहरी रही है। सही कहा। मुर्खिया खास तौर पर पुरुषों के बालियों के लिए ही यूज होता है। छलकड़ी या झाले शायद खास डिजाइन या मौकों पर पहने जाने वाले गहने होंगे। ये जो धारणा है ना कि गहने सिर्फ औरतें पहनती हैं, ये ज्यादा मॉडर्न है, ट्रेडिशनल कम। हाँ, ये बात तो है। लिस्ट में एक और नाम है कडूलिया। इससे हाथ और पांव के कड़े बताए गए हैं। ये क्या बच्चों के लिए हो सकता है या कॉमन है? हो सकता है ये एक जनरल टर्म हो, हाथ या पैर में पहने जाने वाले किसी भी सिंपल कड़े के लिए, चाहे पहनने वाला कोई भी हो। कई बार बच्चों को भी नजर से बचाने या हेल्थ रीजन से हाथ पैरों में कड़े पहनाते हैं ना? हाँ, पहनाते हैं। तो सिर की रखड़ी से लेकर पैर की बिछिया तक, कानों की बालियों से बाजूबंद तक, और यहाँ तक कि दांतों में सोने की कील, इस लिस्ट ने हमें पारंपरिक भारतीय गहनों की एक अविश्वसनीय झलक दिखाई है। नामों की इतनी वैरायटी, शरीर के लगभग हर हिस्से को सजाने की कला, क्या मतलब निकालें इस सप्ताह? देखिए, निचोड़ ये है कि ये लिस्ट सिर्फ नामों का कलेक्शन नहीं है, ये एक जीती जागती कल्चरल हेरिटेज का आईना है।
ये नाम हमें बताते हैं कि सुंदरता का एहसास कितना डेवलप था, सिंबल्स का कितना गहरा मतलब था, जैसे सुहाग की निशानियां, हाँ, रीजनल वैरायटी कितनी रही होगी जो इन अनोखे नामों से पता चलता है, और मटेरियल सोना, चांदी, लाख, हाथी दांत, रबर, रत्न और क्राफ्ट्समैनशिप कितनी एडवांस थी। बिल्कुल। हर नाम एक कहानी कहता है, सोशल स्टेटस की, धार्मिक विश्वासों की, पर्सनल चॉइस की और उस समय की आर्टिस्ट्री की। बिल्कुल। पर यहाँ एक जरूरी सवाल भी उठता है। ये लिस्ट हमें नाम तो बताती है, पर उन अनगिनत कारीगरों का क्या जिन्होंने ये सब बनाया? ये बात तो सोचने वाली है। उनकी पहचान क्या थी? उनका हुनर कैसा था? सोचिए, चूप जैसी चीज को दांत में जड़ने वाले सुनार की स्किल, या नवरत्न बाजूबंद में सही ग्रहों के हिसाब से लत्न जड़ने वाले की एक्सपर्टीज। और ये लिस्ट तो सिर्फ एक झलक है। न जाने कितने और गहने और उनके नाम होंगे जो अलग अलग इलाकों, समुदायों या टाइम पीरियड में चलते होंगे और इस लिस्ट में हैं भी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम जो देख रहे हैं वो शायद एक बहुत बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा भर है, पर इस लिस्ट ने हमारी जिज्ञासा को तो यकीनन बहुत बढ़ा दिया है। इन नामों ने हमें एहसास दिलाया है कि पारंपरिक भारतीय गहने सिर्फ मेटल और पत्थर नहीं है, वो इतिहास, कला, संस्कृति और पहचान को अपने अंदर समेटे हुए हैं। उनकी कहानियां शायद इन नामों से कहीं ज्यादा गहरी और कीमती हैं।